एपिसोड 41 डायरी कंटिन्यू। ख्वाहिश डायरी पढ़ते पढ़ते सो चुकी थी। डायरी अब इन प्रेजेंट। अगले दिन वह जब सुबह उठती तब डायरी को अपने हाथों में देखकर सोचने लगी, ये जैनी भी ना जाने क्या करने वाली है। ये सोचते ही तभी उसका अलार्म बजने लगा। अलार्म बजने पर ख्वाहिश घड़ी की तरफ देखती है। ओह शिट, आज भी उठने में लेट हो गई हूँ। और पढ़ ले इस डायरी को तो ख्वाहिश, सच में यही होगा। कभी तो टाइम से उठ जाया कर। अपने आप से बड़बड़ाते हुए ख्वाहिश वॉशरूम में घुस जाती है। वहीं भावना अपनी स्कूटी से कॉलेज जा रही थी कि ध्रुव भी सुबह सुबह ही ऑफिस जाने के लिए घर से निकल गया था। उसी जंगल से लगने वाली सड़क पर आकर युग की कार भावना की स्कूटी से टकरा जाती है। भावना स्कूटी के साथ गिर जाती है। युग फोन पर किसी से बातें कर रहा था। उसकी कार भी झटके के साथ रुकती। युग ड्राइवर से कहता है, क्या हुआ? ड्राइवर कार रोकते हुए कहता है, सर लगता है किसी से टक्कर हुई है। युग अपना फ़ोन रखकर जल्दी से कार से बाहर निकलता है। वह कार से बाहर आकर स्कूटी के नीचे गिरी हुई भावना को देखता है। उसे काफ़ी चोट आ गई थी। युग भावना के पास आकर स्कूटी उसके ऊपर से हटाता है। भावना दर्द में और गुस्से में युग पे चिल्लाती है, जब कार चलानी नहीं आती तो क्यों चलाते हो? दिखाई नहीं देता क्या कोई और लोग भी सड़क पर जा रहे हैं? आंखें नहीं तो बटन है क्या तुम्हारे पास? बोलो। युग मन में कहता है, यार ये तो ख्वाहिश की दोस्त है। ओहो, ये क्या हो गया सुबह सुबह। वह भावना से कहता है, सॉरी मैं कार नहीं चला रहा था, कार तो ड्राइवर चला रहा था। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया। मैं आपसे इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। भावना ने अभी तक ये ध्यान नहीं दिया कि वो कौन है। वे भावना उसकी तरफ देखते कहती है, ओहो मिस्टर युग सिंघानिया, आपकी इतनी बड़ी कार है तो क्या आप सड़क पर आते जाते लोगों को रास्ते से हटाते हुए अपने लिए रास्ता बनाए जाएंगे? युग कहता है, आपको चोट लगी है, मुझे आपको हॉस्पिटल ले जाना होगा, चलिए अभी और मुझ पर बाद में चिल्ला लीजिएगा। भावना कहती है, तुमने मेरी स्कूटी का क्या हाल कर दिया है यार। मेरे लिए तुम्हारी इस बड़ी गाड़ी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तुम्हें बस दूसरों की चीज़ों को तोड़ना आता है और उन्हें चोट पहुंचाना। यूँ भावना के मुंह पर हाथ रख देता है। भावना बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखती है। यूँ कहता है, बस करो यार, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मुझे जाकर सुसाइड कर लेना चाहिए। प्लीज़ मेरी बात भी सुन लो। मैंने आज तक किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। मैं ये सोच भी नहीं सकता ये सब अचानक ही हुआ। मुझे सच में नहीं पता कैसे हुआ। आपको कितनी चोट लगी है? प्लीज़ चलो ना मेरे साथ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे इस स्वीट हार्ट स्कूटी को सही सलामत करके तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। ट्रस्ट मी प्लीज़। ये कहकर वो भावना के मुंह से हाथ हटा लेता है। भावना उसे घूरती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ड्राइवर वहाँ आकर कहता है, सॉरी मैम। वो उसकी स्कूटी उठाकर ले जाने लगता है। भावना उसके पीछे जाने के लिए होती है कि तभी लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती, लेकिन युग उसे पकड़ लेता है। भावना कहती है, ध्यान से लेकर जाओ उसे। युग कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो पहले से भी अच्छी होकर लौटेगी। भावना उसकी तरफ देखती है और अपने आप को उससे छुड़वाते हुए कहती है, उसकी ये हालत भी तुम्हारी बदौलत ही है। युग कुछ नहीं कहता। फिर भावना को पकड़कर कार की तरफ ले जाता है। उसे कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कार ड्राइव करते हुए एक कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करके कहता है, मेरी आज की मीटिंग्स कैंसिल कर दो, कुछ इमरजेंसी है। भावना उसकी तरफ घूर कर देखती है। युग उसकी तरफ देखकर कहता है, सॉरी। भावना अपना मुंह फेर लेती है। युग मन में कहता है, यार ये तो बड़ी खड़ूस टाइप की है। भावना भी अपने मन में कहती है, मेरी प्यारी स्कूटी, कितना बुरा हाल कर दिया इसने। इसे तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। इसके लिए मन कर रहा है कि इसका खुलिया ही बिगाड़ दूँ। दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। युग कार से बाहर आकर भावना के साइड वाला दरवाज़ा खोल देता है। भावना जैसे ही कार से बाहर निकलती है उसका पैर
ट्विस्ट कर जाता है। उसके मुंह से हल्की सी करहाने की आवाज़ आती है। युग उसे पकड़ लेता है। भावना से चला भी नहीं जा रहा था। युग उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। भावना भी सहारे के लिए उसकी गर्दन के चारों तरफ अपना हाथ डाल लेती है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते फिर नजरें फेर लेते हैं। युग उसे अंदर ले जाकर डॉक्टर से उसे देखने को कहता है। युग जी, आप यहाँ? युग कहता है, इन्हें चोट लगी है और शायद मोच भी आ गई है। डॉक्टर उसे अंदर ले जाने के लिए कहती है। युग भावना को अंदर ले जाता है और बेड पे लिटा देता है। वो डॉक्टर भी उनके पीछे आ जाती है। वह भावना की ड्रेसिंग कर देती है, उसे कुछ दिन चलने के लिए मना कर देती है। वहाँ सब कॉलेज पहुँच चुके थे सिवाय भावना के। सब उसका नंबर भी ट्राई करते हैं लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। उसके अभी तक कॉलेज नहीं पहुंचने पर सब उसके लिए परेशान होने लगते हैं। युग आरव को फ़ोन करके सब बता देता है। भावना युग से फ़ोन करने के लिए कहती है, मुझे मेरे दोस्तों से बात करनी है। युग उसे अपना फ़ोन दे देता है। गिरने की वजह से भावना का फ़ोन भी टूट गया। भावना के हाथ में चोट लग जाती है। उसकी वजह से उसके फ़ोन छूट कर नीचे गिर गया था। युग कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने आरव को बोल दिया है, वह तुम्हारे दोस्तों को बता देगा। वो तुम्हारे ही कॉलेज में है। घर पर कॉल करना है तो मैं डायल कर देता हूँ, तुम नंबर बता दो। भावना कहती है, रहने दो। आरव ख्वाहिश और उसके ग्रुप के पास जाकर उन्हें भावना के बारे में बताता है कि भावना का एक्सीडेंट हो गया है। शिव गुस्से में कहता है, तुम्हें कैसे पता? कुछ भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। आरव कहता है, युग की कॉल आई थी, उन्होंने बताया मुझे। ये सब एक साथ वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। सब हॉस्पिटल पहुँचते हैं। आरव को देख युग उसके पास चला जाता है। बाकी सब भावना के पास चले जाते हैं। आरव युग से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? युग कहता है, यार मुझे नहीं पता, मैं तो कॉल पर था और क्या हुआ कैसे हुआ ड्राइवर ने कार को ठीक से नहीं संभाला, मुझे नहीं पता चला, उसको चोट आई है। आरव ये कहकर सब आरव के गले लग जाता है। आरव कहता है, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ईशा वहाँ आकर युग को ज़ोर से एक चांटा मार देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे चोट पहुँचाने की? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करानी पड़ेगी। आरव कहता है, ये सब उसकी गलती से नहीं हुआ और तुम ऐसे कुछ नहीं करोगी, बेचारा ड्राइवर फंस जाएगा इससे। हो सकता है उसने भी कार को संभालने की कोशिश की हो लेकिन नहीं संभाल पाया, उसे इस बारे में भी सोचो। वहीं ख्वाहिश वहाँ आते हुए कहती है, अरे ठीक कह रहा है ईशा, हम कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ओके। इन्होंने भावना को सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचा तो दिया और अब ठीक है। अगर कंप्लेन करेंगे तो उस बेचारे ड्राइवर को बेकार में ही सजा हो जाएगी। ख्वाहिश के कहने पर ईशा कुछ नहीं कहती और भावना के पास चली जाती है। ये ख्वाहिश की तरफ देखकर पहले उसे सॉरी कहता है और फिर थैंक यू। अंशु भावना के हाथ पर बंधी हुई पट्टी की तरफ देखकर कहता है, तू इतनी ज़्यादा कैसे टूट फूट गई भावना? भावना उससे कहती है, तू कभी नहीं सुधरेगा अंशु, मरने वाली होंगी ना तब भी पूछेगा कैसे मर गई। अंशु उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, तू पागल है क्या यार, ये मरने वाली बातें मत किया कर, मुझे लगा तू बस थोड़ा हंस देगी। भावना हंसने लगती है और कहती है, ओह मेरा सेंटी बेबी। अंशु कहता है, ओह मैं कोई बेबी वेबी नहीं हूँ समझी, तेरे एक दो दांत भी टूटने चाहिए हाथ पैर के साथ साथ। शिव कहता है, बस इसी की कमी थी, तू ही तोड़ दे अब इसके दांत। ईशा उसके पास आकर कहती है, तू चिंता मत कर, भावना अंशु के सारे दांत मैं तोड़ूंगी। भावना खुश होते हुए कहती है, फिर मैं इससे पूछूंगी कि ये पोपला कैसा हो गया। भावना की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। अंशु कहता है, तुम सब बहुत बुरे हो लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, समझ गए ना तुम सब? ख्वाहिश पूछती है, भावना तुमने घर पर किसी को बताया अभी तक या नहीं? भावना कहती है, मॉम डैड है नहीं यहाँ इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती। शिव पूछता है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए क्या कहा? ध्रुव वहाँ आते हुए कहता है, उन्होंने उसे बस चलने के लिए मना किया है, कुछ दिन बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है इन्हें। ख्वाहिश कहती है, तुम अकेले रहोगी? ये ठीक नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। भावना कहती है, नहीं यार ख्वाहिश, तुम और ईशा मेरे साथ मेरे घर चलो, हम वहाँ खुलकर थोड़ी मस्ती भी कर लेंगे और ये दोनों बेवकूफ़ भी वहाँ आ सकते हैं, तुम्हारे घर पर थोड़ी दिक्कत होगी
इन दोनों को लेकर। ख्वाहिश कहती है ठीक है, कोई भी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता देना। यूँ कहता है अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अंशु कहता है नहीं, हम संभाल लेंगे हमारी टूटी फूटी जान को, तुम जा सकते हो अब। ईशा और शिव उसके डिस्चार्ज पेपर लेकर वहाँ आ जाते हैं। वे सब उसे डिस्चार्ज दिलवा कर उसके घर ले जाते हैं। ख्वाहिश अपनी मॉम को बता देती है भावना के एक्सीडेंट के बारे में, यह भी कि वो आज उसी के पास रुकने वाली है। वो चारों भावना के घर रुकते हैं। जेनी भी अभी इस बारे में कुछ नहीं पता था, वे कुछ दिनों से लिए कॉलेज नहीं आ रही थी। जेनी शिव को कॉल करके पूछती है कि वहाँ सब कैसे हैं। शिव उसे भावना के बारे में बताता है। जेनी भी भावना के घर पहुँच जाती है। ख्वाहिश भावना से कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली जाती है। ईशा भी उसके पीछे पीछे किचन में जाती है और वैसे तो उसके यहाँ कुक थे, इस वजह से उसे काम करने के लिए, लेकिन ख्वाहिश भावना के लिए खुद ही खाना बना लेती है। किचन में ईशा उसकी मदद करने की वजह उसे परेशानी कर रही थी। उसे कुछ बनाना भी तो नहीं आता था ना। ख्वाहिश उससे परेशान होकर ईशा का हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर निकाल देती है। तो उसी वक्त जेनी भी वहाँ पहुँच जाती है। जेनी मन में कहती है ये यहाँ भी शुरू हो गई जंगली कहीं की। ईशा अपने पैर पे पैर पटकते हुए बच्चों की तरह मचलते हुए कहने लगती है मुझे भी खाना बनाना है ख्वाहिश, तुम बहुत बुरी हो। ख्वाहिश हाथ पकड़ती है और कलछी की तरफ करते हुए कहती है तुम जाओ यहाँ से अभी के अभी और मुझे परेशान करना बंद कर दो। ईशा मुंह से कोड़ते हुए कहती है तो सच में बहुत बुरी है, थोड़ी देर मुझे भी तेरी मदद करने देना प्लीज़। ख्वाहिश ईशा का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाते हुए कहती है चलो जाओ तुम ऊपर, भावना को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जाकर उसके पास बैठो। ईशा ऊपर जाते हुए कहती है देख तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी तो मैं सच में तुझसे बात नहीं करूँगी। ख्वाहिश कहती है मत कर बात, मैं कर लूँगी तुझसे बात, पर अब तू जा नहीं तो तेरे खाने में मिर्चियाँ डाल दूँगी। ईशा ख्वाहिश को घूरते हुए ऊपर चली जाती है। ख्वाहिश मुस्कुरा देती है और कहती है बिल्कुल बच्ची बन जाती है कभी कभी, पागल लड़की। जेनी ख्वाहिश के पास आकर कहती है भावना कहाँ है ख्वाहिश, वो ठीक है ना। जेनी को देखकर ख्वाहिश खुश होते हुए कहती है तुम यहाँ थी, तुम सच में कहाँ थी इतने दिनों से। भावना अभी ठीक है थोड़ी बहुत, तुम ऊपर जाओ, यहाँ से ईशा की बकबक की आवाज़ आ रही है ना, तो वहीं उसका कमरा है। ख्वाहिश की बात सुनकर जेनी मुस्कुरा देती है और वहाँ से ऊपर भावना के कमरे की तरफ चली जाती है। ईशा के लटके चेहरे को देखकर भावना कहती है तू अब क्या करके आई है ईशा। ईशा कहती है मैं ख्वाहिश से नाराज़ हूँ, बहुत बुरी है वो, उसने मुझे किचन से भगा दिया। ये सुनकर अंशु हंसते हुए कहता है तू यही डिज़र्व करती है शैतान की नानी। ईशा उसे कुछ कहती है, इससे पहले ही जेनी वहाँ पे एंटर कर जाती है। उसे देखकर ईशा कहती है हाँ सही बोला शैतान की नानी, और उसकी एंट्री भी हो चुकी है यहाँ। शिव कहता है बस करो ईशा। ईशा शिव को देखकर मुंह बनाकर कहती है। शिव जेनी के पास जाकर उसे पूछता है तुम कहाँ थी जेनी, इतने दिनों से फ़ोन भी नहीं किया और ना ही पिक किया। जेनी कहती है सॉरी यार, बाकी का जवाब बाद में दूंगी, अभी मैं भावना से मिल लूँ। जेनी भावना के पास आकर उसे हल्का सा हक करती है और कहती है एक्सीडेंट कैसे हो गया भावना। भावना जवाब देती है इससे पहले कि ईशा कहती है इसका दिल कर रहा था चलती कार के नीचे लेटने का। ये सुनकर अंशु अपनी हंसी नहीं रोक पाता, बाकी सब मुस्कुराने लगते हैं। भावना ईशा से कहती है ये क्यों नहीं बताती तूने मुझे धक्का दिया था गाड़ी के आगे। ईशा अपनी आंखें बड़ी कर करके कहती है अच्छा मतलब मैं ही इकलौती दुश्मन हूँ तेरी। भावना कहती है हाँ तू मेरी सबसे पसंदीदा वाली दुश्मन है, इसलिए अभी तक तुझ पर पुलिस केस नहीं किया मैंने। ईशा भावना को घूर कर देखती है और कहती है तू अभी टूटी फूटी पड़ी है और कुछ कर भी नहीं सकती तेरे साथ। वाय गॉड, इस चोट की वजह से बच गई तू, नहीं तो ये क्वेश्चन तेरा मुंह शोभा बढ़ा रहा होता। ख्वाहिश वहाँ एंटर होती है और सबकी सुन लेती है। ईशा की पीठ उसकी तरफ ही थी। ख्वाहिश ईशा का कान पकड़ते हुए कहती है तू धमका रही है उसे हाँ मेरे होते हुए। ईशा पलटती है और कहती है ख्वाहिश दर्द हो रहा है यार, मुझे छोड़ो मेरा कान। ख्वाहिश उसका कान छोड़ देती है और कहती है तेरी सही सजा है, सच बता रही हूँ। ईशा उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहती है खड़ूस कहीं की। भावना के लिए सूप लेकर आती है जिसे उसने टेबल पर रख दिया। वह सूप का बाउल उठाती है और भावना के पास आकर
कहती है, मेरी जान, तेरे लिए तेरा फेवरेट सूप, जल्दी से इसे पियो और कुछ देर बाद हम सब डिनर करेंगे। जेनी कहती है, ख्वाहिश, क्या ये सूप मैं पिला दूँ भावना को? ईशा फिर बोलती है, दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लेना तो कोई इनसे सीखे, चालाक लोमड़ी। जेनी ईशा की तरफ देखती है और कहती है, कहीं से जलने की बदबू आ रही है यार। ईशा अपनी आंखें सिकोड़ के जेनी को घूरने कहती है, किसी की नाक के सारे नट बोल्ट ढीले हो गए लगता है, इसीलिए उसे ऐसी बदबू आ रही है। वो सब उन दोनों की तरफ देख रहे थे। अंजू अपने माथे पर हाथ रख कहता है, ख्वाहिश कहती है, बंद करो यार तुम दोनों अपना ये कोल्ड वॉर। अंशु हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ युद्ध शुरू होने वाला है। ईशा कहती है, अगर युद्ध शुरू होता है तब मैं सबसे पहले तुझे ही गोली से उड़ाऊंगी। भावना कहती है, अरे बस करो यार, मेरा सूप ठंडा हो गया तुम सबकी वजह से, मुझे पीने भी तो दो यार। जेनी से सूप पिलाने लगती है। ईशा कहती है, मुझे भी पीना है। वह कहती है, ख्वाहिश से सेवा कराने के लिए मुझे भी हड्डियाँ तोड़वानी पड़ेंगी क्या? शिव कहता है, तू तो चुप कर ईशा, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस बेकार की बात ही हर वक्त करती रहती है। ख्वाहिश ईशा को घूर कर देखती है और कहती है, तुझे हड्डियाँ तोड़वाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही तोड़ देती हूँ। ख्वाहिश जैसे ईशा के पास आती है, ईशा वहाँ से कूद कर भावना के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं तोड़वानी हड्डियाँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ईशा की बातें और उसकी हरकतों को देखकर सब हंसने लगते हैं। ख्वाहिश कहती है, ये कभी नहीं सुधरेगी, मैं सच में जा रही हूँ, किसी और को ही सूप पिला देती हूँ क्या। ईशा जेनी का हाथ से सूप वाली स्पून पकड़कर अपने मुंह में डाल लेती है और सूप पीने के बाद कहती है, मुझे भी पीना है। शिव कहता है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। भावना कहती है, ख्वाहिश ये सब छोड़ो और तुम हमारे साथ बैठो। ख्वाहिश कहती है, तेरे पास दोबारा मौका नहीं आएगा मेरे हाथ से बना सूप या खाना खाने का। ईशा कहती है, तू ये सब मत बोला कर, क्यों नहीं आएगा? ख्वाहिश कहती है, मेरा मन नहीं हुआ तब क्या? शिव ख्वाहिश का हाथ पकड़कर कहता है, तुम चलो मेरे साथ, तुम भी इनकी तरह ही शुरू हो जाओगी। इसके बाद शिव और ख्वाहिश दोनों सबको लेकर तैयार हो जाते हैं डिनर करने के लिए। वे सब साथ में डिनर करते हैं और उनका हंसी मजाक यूं ही कंटिन्यू रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं कहानी